आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे एवं वाच्य के भेद। इतने आसान शब्दों में आपको वाच्य समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि अरे वाच्य तो काफ़ी आसान है। 10 मिनट के वीडियोज़ में अगर आप, लेकिन यही है कि हाँ, वीडियो अगर आप देखते हैं तो शुरू से लेके अंतिम तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन इतने आसान शब्दों में, इतने आसान तरीक़ा से वाच्य समझाया जाएगा कि वाच्य को लेकर जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी या संदेह होगा कि वाच्य तो काफ़ी कठिन है या हमको नहीं समझ में आता है, सारा संदेह आपका दूर हो जाएगा। काफ़ी आसान तरीके से और कम समय में आपको वाच्य यहाँ समझाया जाएगा। वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय या हमारी वाणी या कथन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कि वाच्य, अगर आपसे कोई पूछता है कि वाच्य, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बोलने का विषय या हमारी वाणी या कथन, कुछ भी सही होगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ, केवल वाच्य का शाब्दिक अर्थ। अब अगर आपसे वाच्य की परिभाषा पूछा जाता है, कोई अगर आपसे वाच्य की परिभाषा पूछता है कि वाच्य की परिभाषा क्या है, तो आप यही बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से, किसके? क्रिया। यानी वाच्य समझने के लिए आपको क्रिया को समझना सबसे ज़रूरी है। अभी समझाया जाएगा आपको, क्रिया कर्म सब कुछ समझाया जाएगा, लेकिन पहले आप इसकी परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया का प्रयोग, किसका प्रयोग? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या फिर भाव के अनुसार है, यही वाच्य कहलाता है। सिर्फ यही वाच्य कहलाता है। इसमें सबसे पहले हमको क्रिया को ध्यान में रखना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इसमें हमको क्रिया को ध्यान में रखना होता है कि क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार है कि कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। क्रिया जिसके अनुसार होगा वही वाच्य होगा। तो पहले आप क्रिया समझ लीजिए कि क्रिया होता क्या है, क्योंकि क्रिया से ही हम वाच्य का अनुमान लगाते हैं या पता करते हैं कि वाच्य क्या है। तो सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जान लेते हैं कि क्रिया क्या है। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, अगर आपके सामने एक वाक्य रख दिया जाए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वाक्य में जो कार्य होता है वही क्रिया कहलाती है। वाक्य में जो भी कार्य होता है वही क्रिया कहलाती है। इसको आप ध्यान में रख लेंगे। तो यहाँ इसमें कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। इसमें क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का। तो क्रिया इसमें पढ़ता है हो गया। एक और उदाहरण आप दे सकते हैं कि श्याम बगीचे में टहल रहा है। श्याम बगीचे में टहल रहा है, टहल रहा है। तो इसमें हमारा क्रिया क्या हो गया? कार्य क्या हो रहा है? टहलने का। तो टहल रहा है क्रिया हो गया। अब वाच्य में आपको क्या बताया जा रहा है कि क्रिया का प्रयोग जब कर्ता के अनुसार होगा या कर्म के अनुसार होगा या भाव के अनुसार होगा, वही वाच्य कहलाता है। तो यह जो हमारा वाक्य है, इसमें जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमारा पुल्लिंग में है, एक वचन में है, क्योंकि पढ़ने का कार्य मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है? तो मोहन। तो मोहन पुल्लिंग है और एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी आप ध्यान से देखिए कि एक वचन में है और पुल्लिंग में है। यही समझाया जा रहा है कि क्रिया का प्रयोग, ऊपर आप परिभाषा में देख सकते हैं कि आपको क्या समझाया गया है कि क्रिया का प्रयोग, किसका प्रयोग? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है कि कर्म के अनुसार है कि भाव के अनुसार है। तो यहाँ आप तुरंत बताएंगे कि यहाँ का जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से है कि नहीं। आप पूरा वाक्य पढ़ के ध्यान से समझिए कि आपकी जो यहाँ क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से है कि नहीं है। मोहन अगर पुल्लिंग है तो हमारी कर्ता भी, क्रिया भी पुल्लिंग। मोहन एक वचन में है, अकेले है, तो क्रिया भी एक वचन में है। यानी यहाँ का जो हमारा क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से बदल रहा है।
तो यह कर्तृवाच्य, यह क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। अब कर्म समझ लीजिए, तो आप अब क्रिया समझ लिए। क्रिया को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि क्रिया से ही हम पता लगाते हैं कि कौन सा वाच्य है, कितने प्रकार के हैं, सब समझाया जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचाना जाता है, सब बताया जाएगा। लेकिन पहले आप क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो ये आप क्रिया समझ लीजिए कि वाक्य में जो भी कार्य होता है। और अगर क्रिया आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक और सबसे आसान तरीका है क्रिया को समझने का, कि वाक्य के अंतिम में जो भी शब्द अंत में आता है वही क्रिया होता है। इस तरीके से भी आप क्रिया आसानी से समझ सकते हैं कि वाक्य के जो सबसे अंतिम में जो शब्द होता है वही क्रिया कहलाता है, या फिर वाक्य में जो कार्य होता है वही क्रिया कहलाता है। तो दो तरीका है क्रिया को समझने का, जिसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तो हम देखें कि कर्ता के अनुसार क्रिया हमारा बदल गया। पहला आपका बताया गया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया किसके हिसाब से बदलता है? कर्ता के हिसाब से। तो यहाँ आप तुरंत देख लिए कि हमारी जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से बदला है। अब दूसरा लिखा है कि कर्म के अनुसार। तो अब आप पूछेंगे कि कर्म क्या होता है? तो जब भी वाक्य में क्या क्या का उत्तर मिल जाए, अगर मैं इसका प्रश्न बना दूं कि मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, अब आपको उत्तर मिल गया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमको क्या का उत्तर मिल गया, तो पुस्तक हमारा कर्म हो जाता है। पढ़ना क्रिया हो गया, पुस्तक कर्म हो गया। और जो कार्य करता है वह कर्ता होता है, यानी मोहन हमारा कर्ता हो गया। इस वाक्य में हमको तीनों शब्द मिल गए, कर्ता, कर्म और क्रिया। मोहन करता है जो कि कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो क्रिया हो गया। और क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हमारा कर्म हो गया। अब अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आ जाए कि मोहन जोर से हंस रहा है, कभी कभी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहन जोर से हंस रहा है, जोर से हंस रहा है। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ जोर से कर्म हो गया, लेकिन नहीं, इसको कर्म नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें हमको क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। मोहन क्या हंस रहा है, यहाँ हमको क्या का उत्तर नहीं मिला है, इसलिए इसमें कुछ भी कर्म नहीं है। क्रिया दो प्रकार की होती है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। तो जो मोहन पुस्तक पढ़ता है आपका सकर्मक हो गया, क्योंकि उसमें क्या पढ़ रहा है इसका उत्तर हमको मिल गया कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी इसमें हमारा पुस्तक कर्म है। और जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक होता है, जिसमें कर्म होता है वह सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वह अकर्मक कहलाता है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिस वाक्य में हमको कर्म मिल जाता है वह सकर्मक होता है, और जिस वाक्य में हमको कर्म नहीं मिलता है वह अकर्मक होता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि किस वाक्य में कर्म मिल रहा है और किस वाक्य में कर्म नहीं मिल रहा है। तो बड़ी आसान तरीका है इसको समझने का कि जहाँ भी आपको क्या और किसको, क्या और किसको का अगर उत्तर उस वाक्य में आपको मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगा। अगर इन दोनों का उत्तर वाक्य में नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया होगा। जब भी वाक्य आपके सामने आए आप उसको प्रश्न में बदल दीजिए, क्या और किसको लगा के उसका प्रश्न में बदल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, आप इसको प्रश्न में बदल दीजिए कि मोहन क्या पढ़ता है, तो आपको इसका उत्तर मिल गया कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब मोहन जोर से हंस रहा है,
क्या इसमें आपको क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं हमको क्या का उत्तर मिल रहा है और नहीं हमको किसको का उत्तर मिल रहा है। बस मोहन जोर से हंस रहा है। अब क्यों हंस रहा है, किस लिए हंस रहा है, हमको कुछ नहीं पता है। तो यह हमारा वाक्य अकर्मक होगा। कौन सा वाक्य होगा? अकर्मक होगा। अब आप बड़ी आसानी से समझ गए कि क्रिया किसे कहते हैं, यानी वाक्य में जो भी कार्य होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिस वाक्य में हमको कर्म मिलता है वह सकर्मक होता है और जिस वाक्य में हमको कर्म नहीं मिलता है वह अकर्मक होता है। सकर्मक को पहचानने के लिए हम वाक्य को प्रश्न में चेंज कर देते हैं। क्या और किसको में प्रश्न को चेंज करेंगे। अगर दोनों का आंसर मिल जाता है या फिर दोनों में से किसी एक का भी उत्तर आपको मिल जाता है तो वह आपका सकर्मक होगा। अगर इन दोनों का उत्तर नहीं मिलता है किसी भी वाक्य में तो वह आपका अकर्मक क्रिया होगा। आशा है कि इतना तो आपको एकदम क्लियर हो ही गया होगा। और किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। तो एक उदाहरण तो यहाँ मैं समझा दी हूँ कि क्रिया में क्रिया का प्रयोग जो कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार बदल रहा है। तो यहाँ एक उदाहरण मैं आपको समझाई हूँ कर्ता के अनुसार। बस अभी कर्म के अनुसार कैसे क्रिया बदलती है या फिर भाव के अनुसार अभी आपको नहीं बताया गया है, आगे बताया जाएगा। इसके पहले आप ये जान जाइए कि वाच्य कितने प्रकार का होता है। अब वाच्य के बारे में हम जान लिए, क्रिया भी समझ गए, कर्म भी समझ गए और कर्ता भी समझ गए। अब वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहीं कहीं कर्मवाच्य और भाववाच्य को अकर्तृवाच्य के अंतर्गत रख दिया गया है। कहीं कहीं अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं या कहीं और देखते हैं तो आपको वाच्य के 2 ही भेद बताए जाते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य को रख दिया जाता है। लेकिन आप ऐसे ही नॉर्मली तरीके से समझिए कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक एक वाच्य को परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही आसान शब्दों में समझाया जाएगा। फिलहाल मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ दे के आपको समझा रही हूँ, लेकिन इसका फिर मैं दोबारा अलग से तीनों वाच्य का, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का मैं अलग अलग फिर से वीडियो बनाऊंगी जिसमें परिभाषा के साथ बड़े ही आसान शब्दों में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। एक एक उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए। कर्तृवाच्य का, छात्र सुलेख लिखते हैं। छात्र सुलेख लिखते हैं। अब आपको वाच्य में क्या बताया गया है कि क्रिया किसके हिसाब से बदलती है। तो यहाँ आप देख लीजिए कि क्रिया जो है वह कर्ता के हिसाब से बदल रहा है। यहाँ कर्ता छात्र है। कर्ता कौन है? जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। तो कार्य छात्र कर रहे हैं, यानी बहुत सारे छात्र हैं हमारे। छात्र का मतलब बहुवचन हो गया, यानी बहुत सारे छात्र हैं। तो बहुत सारे छात्र हैं तो हमारा क्रिया भी आप देखेंगे कि लिखते हैं, यानी बहुवचन में हमारा क्रिया भी बहुवचन में हो गया। कर्ता के हिसाब से यहाँ क्रिया बदल गया तो यह हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। जहाँ भी कर्ता के हिसाब से अगर क्रिया बदलता है वहाँ कर्तृवाच्य हो जाता है। पहले ही वाच्य की परिभाषा में आपको समझाया गया है कि क्रिया किसके हिसाब से बदल रही है, वही हमको सिर्फ देखना होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो क्रिया है वह कर्ता के हिसाब से, यानी छात्र के हिसाब से हमारी क्रिया बदल गई। छात्र बहुवचन में है, बहुत सारे हैं, तो हमारी क्रिया भी लिखते हैं बहुवचन में हो गया। अब आप एक कर्मवाच्य का उदाहरण देख लीजिए। किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है। किसान के द्वारा फसल उगाई जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि किसान तो
थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि किसान हमारा पुल्लिंग है कि नहीं। किसान शब्द पुल्लिंग होता है और यहाँ उगाई जाती है जो हमारी क्रिया है वह स्त्रीलिंग में हो गया। ऐसा क्यों? जब कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी तो पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो हमारी क्रिया है वह उगाई जाती है, स्त्रीलिंग में क्रिया हो गया। यहाँ अब जो हमारा क्रिया बदल रहा है वह कर्म के हिसाब से, यानी किसान के द्वारा क्या क्या उगाया जाता है। देखिए इसमें क्या का उत्तर आपको मिल जा रहा है, फसल। किसान के द्वारा क्या उगाया जा रहा है, फसल। तो फसल हमारा कर्म हो गया और फसल कर्म हो गया तो फसल शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। फसल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ जो हमारी क्रिया है वह कर्म के हिसाब से बदल गई, यानी हमारा कर्म स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। अब यहाँ कर्ता जो है वह निगेटिव हो जाता है, कर्ता का कोई मतलब नहीं होता है कर्मवाच्य में। इसका परिभाषा के साथ अगले वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ कर्ता मायने नहीं रखता है। कर्ता स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमको कर्म से मतलब है और कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। निश्चित ही उसमें आपको कर्म मिलेगा। अगर कर्म नहीं मिलता है तो वह कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता है। कर्मवाच्य में कर्म अनिवार्य रूप से आपको मिलेगा, तो जो कर्म मिलेगा उसी के हिसाब से हमारी क्रिया बदल जाएगी। यानी अब यहाँ क्रिया किसके हिसाब से बदल रहा है, कर्म के हिसाब से। पहले में आप देखें कि हमारी क्रिया कर्ता के हिसाब से बदला है, कर्तृवाच्य हो गया। दूसरे में आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्रिया है वह कर्म के हिसाब से बदल रही है, क्योंकि कर्ता तो यहाँ पुल्लिंग है लेकिन कर्ता से हमको कोई मतलब नहीं है। फसल हमारी स्त्रीलिंग शब्द है, कर्म स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई। अब तीसरा आपका बच रहा है भाववाच्य। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह कभी बदलती ही नहीं है, वह सदैव पुल्लिंग होता है। भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव पुल्लिंग होती है, वह कभी स्त्रीलिंग में होती ही नहीं है। जैसे आप भाववाच्य की देख लीजिए एक उदाहरण, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। यहाँ पक्षी शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो फिर क्रिया उड़ा नहीं जाता, क्रिया ऐसे क्यों हो गया पुल्लिंग में। तो भाववाच्य की जो क्रिया होती है वह सदैव पुल्लिंग होती है, भाव के हिसाब से बदलती है। यानी कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलेगी, कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के हिसाब से बदलेगी, लेकिन भाववाच्य की क्रिया सदैव और सदैव पुल्लिंग होती है। उसमें न कर्ता के हिसाब से क्रिया बदलती है और न ही कर्म के हिसाब से। भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है और अकर्मक, इसमें हमको कर्म नहीं मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि पक्षी शब्द स्त्रीलिंग है, उसके बावजूद हमारा जो क्रिया है वह पुल्लिंग है। यानी भाववाच्य की क्रिया अगर पुल्लिंग में है, उसमें कोई कर्म नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे कि हमारा वाच्य भाववाच्य है। अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझाना है जिससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगी और परिभाषा और उदाहरण के साथ, और फिर उसमें ये भी बताया जाएगा कि कर्तृ को कैसे कर्म में चेंज करते हैं और कर्म को कैसे आप कर्तृवाच्य में या फिर कैसे भाववाच्य में आप चेंज कर सकते हैं। कौन सा वाक्य भाववाच्य में कभी नहीं चेंज होगा, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में कभी नहीं चेंज होगा, ये सारी चीज़ें फिर बहुत डिटेल में आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताया जाएगा।